नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट दिस वीक में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि सप्ताह भर की पर्यावरण खंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण 3 खबरों को हम आपके सामने रखते हैं, ताकि आपकी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस परीक्षा की तैयारी के लिहाज से भी पर्यावरण खंड का आपका जो पोर्शन है वो बेहतर ढंग से तैयार हो सके। तो चलिए देखते हैं सप्ताह की प्रमुख खबरें कौन सी हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, वो 3 जो टॉपिक हैं वो उसमें पहला टॉपिक है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। ये क्यों चर्चा में है इस पर बात करेंगे, विस्तार से समझेंगे। कोआला क्लैमाइडिया वैक्सीन, ये वैक्सीन भी चर्चा में है। इसके अलावा कोआला क्लैमाइडिया जो एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? तो कोआला नाम का जो जीव है उससे संबंधित बीमारी है, इस पर बात करेंगे। अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन पर भी बात करेंगे। तो ये 3 आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित हमारी जो खबर है। चीता की अगर बात करेंगे तो एसिनोनिक्स और जुबेटस, एसिनोनिक्स जुबेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। और आप जानते हैं कि जो चीता होता है वो फेलिडे परिवार का हिस्सा होता है, और जो पुरानी बिल्लियां होती हैं यानी ओल्ड जो कैट हैं उसमें सबसे पुरानी बड़ी बिल्ली की श्रेणी में ये आता है। और आप जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो इस अपनी गति के लिए जाना जाता है। जो धरती पर अगर बात करें दौड़ने वाले जीवों में सबसे तेज दौड़ता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक रूप से जो एशियाई चीते हैं वो भारत में काफी व्यापक रूप से पाए जाते थे। पंजाब से लेकर आप दक्षिणी तमिलनाडु, गुजरात, इसके अलावा राजस्थान से बंगाल तक हर जगह ये पाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इनके आवास पर, इनके हैबिटेट पर संकट उत्पन्न हुआ, और उस संकट का परिणाम यह हुआ कि 1952 में भारत में चीते को आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि ये विलुप्त हो गए हैं। और उसी की वजह से इनके विषय में जो चिंता है वो फिर से सामने आती है। आईयूसीएन स्टेटस की भी बात करेंगे तो इनको वल्नरेबल कंडीशन में रखा गया है, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से भी अगर देखेंगे, 1972 के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इनको शेड्यूल 2 में रखा गया है। और इसी तरह से साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, परिशिष्ट 1 में इनको स्थान दिया गया है। अब देखिए इसी के वजह से प्रयास शुरू हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही जो प्रोजेक्ट चीता है उसको भी शुरू किया गया। और 2022 में आप देखेंगे इसके लिए एक पहल हुई, बाहर से कुछ चीते लाए गए। अब उसमें जो शावक हैं उन शावकों का जन्म हुआ, इससे एक सफलता मिलती है। अब उसी दिशा में ये अगली खबर है, उसी में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट चीता और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। तो क्या खबर है देखिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में, इस अभयारण्य को इसलिए चुना गया है उस पर भी बात करेंगे। यहां पर जो 2 पुरुष हम कह सकते हैं मेल जो शावक थे वो पहले से ही यहां पर आए थे, और उन मेल शावकों में एक का नाम था प्रभास और दूसरे का नाम था पावक। अब यहां पर मादा चीता लाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि जो मेल और फीमेल दोनों होंगे तो उसके बाद यहां पर उनकी संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इसका उद्देश्य यही है कि प्रोजेक्ट चीता के एक हिस्से के रूप में जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर पहले प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी, वहां पर जो लोड है उस लोड को कम किया जाए। यानी कि उस कूनो के बाद, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद अब जो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है इसको दूसरे घर के रूप में, चीतों के एक दूसरे घर के रूप में इसको स्थापित करना है, इसका उद्देश्य है, ताकि चीते आत्मनिर्भर तरीके से इनका प्रजनन कर सकें और इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। तो यही इसका उद्देश्य है। इसी खबर के आलोक में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता की। शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई भारत में, जब लगभग 70 से ज्यादा वर्ष हो गए थे। 1952 में चीतों को यहां पर विलुप्त प्राय घोषित कर दिया गया। उसी के बाद चीतों को वापस लाने के लिए ये 2022 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट। अब इसमें दुनिया का यह पहला अंतर महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी का स्थानांतरण करने के लिए एक प्रोजेक्ट यहां पर देखा गया। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही यह संचालित है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। और चीता एक्शन प्लान को यह लागू करता है। क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य यही है कि सेफ जो मेथड है या सुरक्षित तरीके से, सुरक्षित आवास में चीतों का प्रजनन कराया जाए। यहां पर निगरानी भी रखी जाए, सुरक्षित डेनिंग स्थल होंगे, पोषण प्रबंधन किया जाएगा, पशु चिकित्सा की निगरानी होगी, रेडियो कॉलर कैमरा ट्रैप का प्रयोग किया जाएगा। ये सारी चीजें करके चीतों को फ्लैगशिप प्रजाति बनाकर, फ्लैगशिप प्रजाति क्या होता है? यानी कि फ्लैगशिप स्पीसीज वो जीव जंतु होते हैं जिन्हें प्रतीकात्मक रूप में चुना जाता है, ताकि लोग भावनात्मक रूप से उनसे कनेक्ट हो सके, और उसी के संरक्षण की वजह से पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की भी रक्षा होती है। तो इसको
फ्लैगशिप प्रजाति बनाकर खुले जंगल और घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र को भी फिर से रिस्टोर करना है, पुनर्जीवित करना है, ये इसका उद्देश्य है। अब इको डेवलपमेंट साथ साथ जब पारिस्थितिक तंत्र समृद्ध होगा तो इको डेवलपमेंट होगा और इको टूरिज्म भी यहां पर बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि स्थानीय जो आजीविका है उसमें भी सुधार होगा, यानी कि सीधे सीधे ये आपकी अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है, यानी कि वन्यजीव का संरक्षण हम कर रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण कर रहे हैं और उसके माध्यम से जब पर्यटन बढ़ेगा तो वहां की स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है, स्थानीय आजीविका है, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अब समुदाय को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाएगा और मानव वन्य जीव के बीच में जो संघर्ष होता है उस संघर्ष की वजह से भी कहीं ना कहीं चीतों की संख्या प्रभावित हुई थी, उसको भी कंट्रोल करने का यहाँ प्रयास होगा। क्योंकि जब इसको हम फ्लैगशिप स्पीशीज के अंतर्गत बनाएंगे तो भावनात्मक रूप से लोग इससे कनेक्ट होंगे, जागरूक होंगे कि नहीं भाई इसको मारना नहीं, इसका शिकार नहीं करना है, इसको बचाना है। तो इस तरह से जब भावनात्मक रूप से लोग जागरूक होंगे, जुड़ेंगे, तो मानव वन्यजीव संघर्ष भी घटेगा, उसके लिए लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। अब कार्यान्वयन क्या है, इसको कौन करता है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए परियोजना संचालित करता है ये पूरी की पूरी। और इसमें सहयोग कौन करता है, तो मध्य प्रदेश वन विभाग और वन्यजीव संस्थान देहरादून। उपलब्धियां ये है कि नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे प्रोजेक्ट चीता के तहत ही वर्ष 2022 में। और लगभग ये 70 साल बाद की ये स्थिति थी और 75 साल बाद भारत में चीता शावकों का जन्म भी हुआ, जो कि एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका नाम आपको बताया गया कि जो पावक था और प्रभास था, अब यहां पर उनको जब दूसरी जगह ले जाया जाएगा, अब वहां पर इसको क्या किया जाएगा, यहां पर फीमेल जो चीता होगी, उपचीते का जो शावक होगा उसको भी रखा जाएगा और संरक्षण में वैज्ञानिक तरीके से इसका प्रजनन कराया जाएगा। यही है आपका गांधी सागर में चीता प्रजनन कार्यक्रम, यानी कि मौजूदा जो नर चीते हैं उनको स्थानांतरित करने के साथ साथ उनके साथ साथ मादा चीतों को भी वहां पर रख के वैज्ञानिक प्रजनन की एक पहल की जा रही है गांधी सागर में चीता प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि आत्मनिर्भर चीता आबादी का निर्माण करना है और जो कूनों पर अत्यधिक निर्भरता है, यानी कि उस पर जो ज्यादा लोड है उस लोड को कम करना है और भारत की जो चारागाह पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को, इकोसिस्टम को भी मजबूत करना है। अब चीता प्रजनन की थोड़ा सा बात कर ले तो इनकी उम्र, कितने उम्र में ये प्रजनन करने लायक हो जाते हैं, तो मादा चीता की बात करेंगे अगर, तो ये 25 से 30 महीने में इनमें यौन परिपक्वता देखने को मिलती है। वहीं पर पहली बार ये शावक का जन्म लगभग 29 महीने में देने के लिए ये प्रिपेयर हो जाते हैं। और नर चीता की बात करें और 48 से 96 महीने में प्रजनन में ये सक्षम होते हैं। मेटिंग प्रक्रिया की अगर बात करें तो जो मादा चीता होती है वो कई बार रिसेप्टिव होती है, लगभग 6 दिनों का वो साइकिल होता है जो एस्ट्रोस साइकिल होता है, उसके दौरान कई बार 0 से 6 दिन तक ये हो सकता है। इस दौरान वो कई संकेत भी देती है, जैसे कि ज्यादा चलना फिरना, लौटना, रगड़ना, आवाज करना, नर के प्रति एक आकर्षण दिखता है, फिर उसके यूरिन का वो छिड़काव करती है और इससे जो होता है नर चीता इसी गंध को यल्प करता है और उसके बाद दोनों पास आते हैं, कई दिन तक साथ रहते हैं। गर्भावधि की बात करेंगे तो लगभग 3 महीने होती है। शावक जो है अधिकतम 6 शावकों को जन्म देने के लिए मादा चीता लगभग अधिकतम 6 शावकों तक को ये जन्म दे सकती है और जन्मस्थल या अधिकतर झाड़ीदार क्षेत्रों या चट्टानी गुफाओं का अमूमन चुनाव करती है। अब इसमें चुनौतियां भी कुछ होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहां पर कुछ अन्य ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर संघर्ष भी हो सकता है। मादा का शिकार और आहार भी इस समय थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, लगभग जो सामान्य आहार है उससे 1 से 1.5 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो पोषण होगा, पोषण का भी प्रबंधन यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान 3-4 दिन में शिकार की खुराक 15 से 20 किलोग्राम वहां पर दी जाती है। अब ये 3-4 दिन में क्यों दी जाती है, अगर लगातार दिया जाएगा तो इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बीमारी हो सकती है, यानी कि एक डिसऑर्डर हो सकता है। इसकी वजह से उनको लगातार नहीं दिया जाता है, गैप करके दिया जाता है, क्योंकि उनमें यह विकार उत्पन्न हो सकता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो सकता है। साथ ही साथ और क्या इनके खतरे हो सकते हैं, तो गांधी सागर क्षेत्र में देखिए तेंदुओं की संख्या ज्यादा थी, 64 वर्ग किलोमीटर में लगभग 24 तेंदुए थे, इसीलिए 2025 तक इन तेंदुओं की इससे भी संघर्ष होने की संभावना होती है। तो इन तेंदुओं को यहां से ट्रांसफर किया गया, क्योंकि इतने कम क्षेत्र में इतने जो तेंदुए का रेशियो था वो ज्यादा था, तो इसलिए लगभग 17 तेंदुओं को 2025 में यहां से हटाया गया और इसकी वजह से ये खतरा भी यहाँ पर अब नहीं है, यहाँ पर अब स्थिति ठीक है। 2023 में कूनो में एक अन्य मसला भी सामने आया था, जो मादा चीता है वो नर गठबंधन से
इस दौरान उनकी हिंसक झड़प हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी, रेडियो कॉलर और कैमरा ट्रैप का उपयोग किया जाएगा कि मादा और नर के बीच में कहीं इस तरह की हिंसक झड़प ना हो जाए, क्योंकि उसमें जो 2023 की घटना है उसमें कूनो में एक मादा चीता जो थी उसकी डेथ हो गई थी, उसके सर में चोट आ गई थी। तो इसलिए कुल मिला के इस पूरे जो प्रजनन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अगर बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एक निगरानी में सुरक्षित डेनिंग स्थल हो, यानी कि शिकार के जोखिम को कम करने की जगह भी बनाई जाए, और साथ साथ उसके खुराक पर नियंत्रण रखा जाए कि उसको कितना पोषण वाली खुराक कितने अंतराल पर देना है, साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग की जाए, पहले के जो एहतियात होते हैं उसको भी रखा जाए, गर्भावस्था के बाद के एहतियात को भी रखा जाए, रेडियो कॉलर कैमरा ट्रैप का उपयोग किया जाए। इस तरह से एक वैज्ञानिक तरीके से इस पूरे प्रजनन को सक्षम बनाने की दिशा में इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। अब गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के विषय में देख लीजिए, चूंकि यहाँ पर जहां पर ये स्थित है, तो ये मैप में आप ये स्थिति देख रहे हैं गांधी सागर की, और कूनो ये है, कूनो जो पल्पर सेंचुरी है वो यहाँ पर स्थित है। इसके बीच की दूरी लगभग 280 किलोमीटर के आसपास है, वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है, एक्यूरेट नहीं है, लगभग इसीलिए कहा जा रहा है। अब देखिए इसका अगर बात करें गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की स्थिति की बात कर लें तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर स्थित है, और राजस्थान यहाँ आप देख रहे हैं, राजस्थान से ये सटा हुआ है। इसकी स्थापना 1974 में और अधिसूचित ये हुआ 1983 में। इसको मतलब अधिसूचित 1974 में हुआ और विस्तारित किया गया 1983 में। 368.62 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, और चंबल नदी द्वारा ये विभाजित होता है। घास के मैदानों और शुष्क जंगलों से युक्त है। चीता के लिए ये कंडीशन बहुत ही आदर्श मानी जाती है। अगली हमारी खबर है, यहाँ पीछे आपको एक जीव दिख रहा होगा, इसका नाम है कोआला, और कोआला को ही एक क्लैमिडिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। अब उसी बीमारी से बचाने के लिए, क्योंकि इस बीमारी की वजह से और प्लस इसके आवास के नष्ट होने की वजह से इसकी जो स्थिति थी वो भी संकट वाली थी, तो इसको बचाने के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है। अब ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इससे संबंधित एक खबर है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाई है ये वैक्सीन, चूंकि ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का पहला कोआला क्लैमाइडिया वैक्सीन, इसके सिंगल डोज को क्या की है, मंजूरी दे दी है। अब इससे क्या होगा, ये दावा किया जा रहा है कि इससे इनकी जो मृत्यु है उस मृत्यु को 65% तक कम किया जा सकता है, तो एक बड़ी सफलता है। अब प्रजनन आयु में बीमारी के लक्षण कम होंगे। जब प्रजनन की इनकी एज थी तो उसमें जो बीमारी होती थी उसके लक्षण भी कम दिखाई देंगे, और इनकी जो संख्या है कोआला की जो घट रही थी संख्या तेजी से, कई क्षेत्रों में विलुप्ति के कगार पर भी पहुंच गए थे, तो इस वैक्सीन से उसमें फायदा मिलेगा। तो इसीलिए कोआला क्लैमिडिया वैक्सीन चर्चा में है। अब ये वैक्सीन किसने विकसित की है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ द सनशाइन कोस्ट क्वींसलैंड ने विकसित की है, और शोध का नेतृत्व इस पे शोध किया गया, 10 साल का एक शोध किया गया, और माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर थे पीटर टिम्स, जो कि 10 से ज्यादा साल इन्होंने शोध किया, उसी के आधार पर इस वैक्सीन को तैयार किया है इन्होंने। विशेषता क्या है, तो सिंगल डोज वैक्सीन है, कोई बूस्टर डोज इसमें नहीं देना है, और ये बीमारी के लक्षणों को रोकने में कारगर है, 65 से ज्यादा प्रतिशत तक इसको ये कम करने में सक्षम है। इस परियोजना को ऑस्ट्रेलिया की सरकार और राज्यों ने फंड किया, और 76 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता इसमें दी गई है। कोआला के बारे में, बड़ा प्यारा सा जीव है, ये देख रहे हैं आप, ये बड़ा संकोची होता है, ये अमूमन बहुत सोशल नहीं होता है, सामाजिक नहीं होता है। कोआला, इसको देख रहे हैं, फास्कोलार्क्टोस सिनेरियस इसका साइंटिफिक नेम है, और एक आर्बोरियल मैसुपियल, यानी कि मैसुपियल क्या होता है, जैसे कंगारू को देखते हैं ना जिसमें एक थैली होती है छोटे बच्चों के रहने के लिए, तो ये उसी वर्ग का है, पेड़ों पर रहने वाला एक थैलीदार जीव है। और मार्सुपियल, जो थैलीदार जीव जिसको मार्सुपियल श्रेणी कहते हैं, जन्म के समय यह इसका जो मार्सुपियल होता है वो अधूरा विकसित होता है, बाद में डेवलप होता है, छोटे होते हैं, बिना बालों के होते हैं, और पिछले आंशिक रूप से ये आप देख सकते हैं इस तरह का होता है, और लगभग 2/3 ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और शेष दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि कुछ एक दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ज्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब इसमें जो शुरुआत की अगर बात करें तो ये शिशु को जो है पोषण में माँ के जो दूध होते हैं उस पर ज्यादा डिपेंड होते हैं, और इसकी खास बात यह है, यूकेलिप्टस आप जानते हैं ना, तो यूकेलिप्टस के जो जंगलों में ये उन्हीं पेड़ों पर रहते हैं, और यूकेलिप्टस की पत्तियों को खाने का काम करते हैं, उस पर ही आश्रित होते हैं। अच्छा, यूकेलिप्टस की पत्तियों में उतना पोषण नहीं होता है, इसलिए सोते बहुत ज्यादा है, इनको नींद बहुत ज्यादा आती है, कई बार 18-18 घंटे तक सो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वॉम्बैट्स होते हैं, कंगारू की तरह ही इनकी तरह ही वॉम्बैट्स होता है, और वॉम्बैट्स भी जो होते हैं इनके निकटतम जीवित रिश्तेदार माना जाता है, दोनों में काफी सिमिलरिटी होती है। इसको भी देख लीजिए आप, ये वॉम्बैट्स हैं, इन्हीं की तरह, तो इनको निकट इसका रिश्तेदार माना जाता है। बैकवर्ड फेसिंग पाउच, पीछे की ओर खुलने वाली जो थैली है, इसमें भी पाई जाती है।
सामान्यतः जो अब मैंने आपको बताया यूकेलिप्टस की पत्तियों और उस पर आश्रित होते हैं, असामाजिक जीव होते हैं। यानी सामाजिक बंधन की अगर बात करें तो सिर्फ माँ से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, बाकी लोगों से उतना मतलब नहीं होता है इनका। और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर पाए जाते हैं, और ये तो आपको बताया ही गया। अब ज्यादा सोने का कारण भी आपको बताया कि 18 घंटे तक इसीलिए सोते हैं क्योंकि उसमें उतना पोषक तत्व तो नहीं होता। आईयूसीएन की कंडीशन देखिए तो वल्नरेबल कंडीशन इनकी भी है, यानी कि अति संवेदनशील असुरक्षित कंडीशन इनकी भी है। इसी वजह से इनके सुरक्षा के लिए वैक्सीन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब कोआला में क्लैमाइडिया नाम का एक रोग हो रहा था। इस रोग से इनकी मृत्यु और ज्यादा हो रही थी आवास के क्षरण के साथ साथ। इस रोग के होने पर क्या होता था, जब संक्रमित होता था तो इनका जो यूरिन का जो आने जाने का रास्ता था वो संक्रमित हो जाता था। इनमें इनफर्टिलिटी होती थी, बांझपन होता था, ब्लाइंडनेस अंधापन होता था, और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इससे इनकी आबादी में 50 से लगभग 70% तक इनकी आबादी में ये क्लैमाइडिया जो है वो फैल चुका था। अब इसको रोकने के लिए एक चिंता हो रही थी, तो एंटीबायोटिक्स का इलाज बड़ा मुश्किल था इनके लिए, क्योंकि जब एंटीबायोटिक्स दिया जाता था, चूंकि यूकेलिप्टस के पत्ते को पचाने की क्षमता जो है एंटीबायोटिक्स देने से इनकी वो गड़बड़ हो जाती है। और एक तो वैसे ही इनको ज्यादा पोषण नहीं मिल पा रहा था, ऊपर से एंटीबायोटिक अगर दे देंगे तो इनके पचाने की क्षमता प्रभावित होगी, तो भूख से इनकी मौत हो जा रही थी। तो इसलिए एंटीबायोटिक का प्रयोग भी नहीं हो रहा था। तो रोग और आवास की हानि से मिलकर इनके अस्तित्व को बड़ा संकट था। इसलिए इस वैक्सीन के कितने इंपॉर्टेंस हैं इसको आप समझ सकते हैं। तो इस वैक्सीन से 65% तक इनकी मृत्यु को, इस संक्रमण को रोका जा सकता है। अगला है हमारा अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन। देखिए, अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए खबर यह है कि दूसरा अफ्रीकन क्लाइमेट समिट यानी ACS2 अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन, ये जो है आयोजित हुआ सितंबर 2025 में अदिस अबाबा में। ठीक है, इथोपिया में आयोजित हुआ। इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा, यहीं पर ये आयोजित हुआ। और इसका समापन अदिस अबाबा डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ हुआ। तो इसी खबर के आलोक में बात करेंगे। देखिए, अफ्रीकन क्लाइमेट समिट यानी ACS, इसका आयोजन कहां हुआ है, तो अफ्रीकन यूनियन कमीशन AUC सदस्य अफ्रीकी संघ के 55 सदस्य इसके हैं। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन कमीशन के द्वारा इसका आयोजन कराया गया। और इसके सदस्यों की बात करें, अफ्रीकी संघ के 55 सदस्य देश जो है वो मिलकर इसके आयोजन में सहभागिता किया। और इसका उद्देश्य क्या था, जितने भी इन सदस्य देशों के हेड ऑफ स्टेट्स हैं, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो नीति निर्माता हैं, वैज्ञानिक हैं, नागरिक समाज हैं, ग्लोबल पार्टनर्स हैं, उनको सबको एक मंच पर एकजुट करना, ये इसका उद्देश्य था। और यहां पर अफ्रीका नेतृत्व वाले जलवायु समाधान को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। इथोपिया और अफ्रीकी संघ द्वारा इसको आयोजित किया गया था। कहां आयोजित हुआ, तो अदिस अबाबा में। और पहला सम्मेलन कहां हुआ था, तो नैरोबी केन्या में, यानी कि ये दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब इसके पीछे ये उद्देश्य है कि जो अफ्रीका है उसको नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आप चाहे कह लें, उसमें भी आत्मनिर्भर बनाना है। निवेश अफ्रीका में नवीकरणीय ऊर्जा में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बढ़ाना है। साथ ही साथ अफ्रीका में जैसे जो दुर्लभ तत्व हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, इसी तरह से आपका लिथियम हो गया, तो इन सब चीजों को लेकर बाहर के देश वहां पर बहुत कम दाम में इन चीजों को खरीद लेते हैं। तो इसको लेकर एक संघ बनाया जाए, एक अलायंस बनाया जाए, ताकि इनकी उचित कीमत यहां पर मिल सके। तो कोबाल्ट और लिथियम में समृद्ध अमेरिका को उचित मूल्य मिल सके, अफ्रीका को उचित मूल्य मिल सके, विदेशी शोषण जो हो रहा है उससे मुक्ति मिल सके, प्रकृति आधारित समाधान किया जा सके, यानी कि रिफॉरेस्ट्रेशन किया जा सके, पुनर्वनीकरण हो, और लैंड रिस्टोरेशन हो, यानी कि भूमि का पुनरुद्धार हो। इन सब बातों पर यहां पर जोर दिया गया। जैसे कि जलवायु की जो क्लाइमेट जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, वो भी, इसकी भी डिमांड यहां पर की गई। यानी कि इनको जलवायु को लेकर, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इनकी डेब्ट की डिमांड नहीं है, इनको मतलब कर्ज नहीं चाहिए। इनका ये डिमांड है कि आप क्लाइमेट जस्टिस करिए। हम जब अगर एमिशन की बात करें तो 4% से कम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अफ्रीका को हो रहा है। हमें डेप्ट नहीं चाहिए, हमें अनुदान चाहिए, यानी कि ग्रांट की आवश्यकता है। तो ये सारी बातों को यहाँ पर दोहराया गया इस समिट के माध्यम से, इस डिक्लेरेशन के माध्यम से। और ग्लोबल एमिशन में जो जितना जिसका योगदान है उसी हिसाब से उसको चीजें उसके साथ न्याय होनी चाहिए, इसीलिए क्लाइमेट जस्टिस का ये कॉन्सेप्ट बताया गया। तो अफ्रीकन क्लाइमेट समिट के बारे में याद रखिएगा, अदिस अबाबा में हुआ है। पहला नैरोबी केन्या में 2023 में हुआ था। अब इसमें अदिस अबाबा डिक्लेरेशन में क्या हुआ, तो ये यूनिफाइड अफ्रीकन स्टांस यानी एकीकृत अफ्रीकी रुख है। पूरा अफ्रीका एक साथ मिलकर इस पे बात कर रहा है। इसमें यह कहा गया कि अफ्रीका की जो छवि है उसको पीड़ित से हटाकर, विक्टिम से हटाकर, इसको एक समाधान प्रदाता के तौर पर, सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर में बदलना है। और प्रमुख मांग यह है कि कोई भी चीज जो हो उसकी तत्काल कार्रवाई की जाए, इमीडिएट एक्शन जो है उसके खिलाफ हो।
और समतापूर्ण जलवायु वित्त पोषण हो, यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस, जो आपको बात हम कर रहे थे। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ही हुआ कि यहाँ पर जैसे कि एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर उसी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि क्लाइमेट फाइनेंस में जैसे हरित विरासत की भी बात की गई। हरित विरासत यानी इथियोपिया द्वारा 38 बिलियन पेड़ लगाए गए, तो ये कहा गया कि ये सारी चीजें भी किया जाए जलवायु न्याय के अलावा। और ये है कि यहाँ पर वास्तव में हमको डेप्थ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, जलवायु वित्त पोषण का मतलब हमको ग्रांट चाहिए, यानी अनुदान चाहिए। फिर एयू डैशबोर्ड द्वारा पारदर्शिता की भी बात की गई कि यानी कि अफ्रीकन यूनियन ने कहा कि जो पारदर्शिता है वो होनी चाहिए, अगर कोई कम एमिशन कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होनी चाहिए। यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा, जैसा मैंने आपको बताया, वो प्राथमिकता में था। महत्वपूर्ण खनिजों को, जो दुर्लभ खनिज हैं उसको लेकर, कोबाल्ट और लिथियम हो गए, उनको लेकर एक अलायंस की बात की गई। प्रकृति आधारित समाधान, जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है, उसकी बात की गई, जो मैंने आपको भी बताया। तो इस घोषणा पत्र में चाहे नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की बात की गई हो, जो दुर्लभ जो आपके तत्व हैं उनको लेकर उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, यानी महत्वपूर्ण खनिज उत्पादकों का एक गठबंधन बनाने की बात की गई हो, या पुनर्वनीकरण जैसे प्रयासों के माध्यम से जो प्राकृतिक विरासत है अफ्रीका की, उसकी रक्षा की बात की गई हो, इन सारी चीजों पर ध्यान यहाँ पर आकर्षित करने का यहाँ पर काम किया गया इस डिक्लेरेशन के माध्यम से। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और तीनों ही खंड से एक एक प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं और उसका जो जवाब है वो आपसे अपेक्षित है। पहला है प्रश्न, अप्रैल 2025 में गांधी सागर में छोड़े गए 2 नर चीतों के नाम क्या हैं? विकल्प आपके सामने हैं, तेजस और वीर, प्रकाश और पवन, प्रभास और पावक, अजंता और अजया। अगला प्रश्न है, कोआला का मुख्य आहार, डाइट क्या है? बांस की पत्तियां, घास, यूकेलिप्टस पत्तियां या फल? अगला प्रश्न है, अफ्रीकन क्लाइमेट समिट यानी ACS2 कहां आयोजित हुआ? नैरोबी केन्या, काहिरा मिस्र, अदीस अबाबा इथियोपिया या डकार सेनेगल? तो उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इन तीनों ही प्रश्नों का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए और अपने प्राकृतिक संरक्षण के निजी प्रयासों को अपने स्तर से आगे बढ़ाते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।